हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो बुद्धि के सिद्धांत हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे, उसके आगे के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में जानेंगे। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बुद्धि का सिद्धांत। अभी तक हम लोगों ने कई बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं। एक कारक सिद्धांत पढ़े हैं, द्विकारक सिद्धांत पढ़े हैं, तीन कारक सिद्धांत पढ़े हैं, बहुकारक सिद्धांत पढ़े हैं। इस तरह से हम लोगों ने कई प्रकार के सिद्धांत को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो दिया है उस प्रकार के सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या जानेंगे कि जो आगे आने वाले बुद्धि के सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे कि आगे बुद्धि का सिद्धांत क्या है और किस तरह से ये बुद्धि फंक्शन करती है। इस तरह के क्लासेज में आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के रखें, जिससे ये क्लास जो हो सार्थक रूप से सभी के लिए सफल मानी जाए। और जी अगर क्लास पाने के लिए लोगों को, अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। और जो लोगों के पास वीडियो पहुंच गया है तो अपने तक सीमित ना रखें भाई, थोड़ा दान कर दें, दूसरे लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाएं, सिर्फ अपने तक ना रखें। ठीक, तो हमारा जो क्लास है हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं वो अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आज उनको लग रहा होगा कि प्रश्न है, ये चीज़ें वो चीज़ें, लेकिन कहा जाता है ना कि कर्ण को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था, अपने शस्त्रों पे बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उस पर कमांड था, लेकिन वो अभ्यास करता था कहीं ना कहीं। लेकिन जब उसको अग्नि परीक्षा देनी आई, जब उसको वाकई में उसके ज्ञान की ज़रूरत पड़ी, तो वो ज्ञान क्या हुआ उसके लिए, निरर्थक साबित हुआ। वो बाण उसके काम नहीं आ रहे थे, मतलब जो भी वो शक्ति बाण का ध्यान कर रहा था वो बाण उसके शक्ति ध्यान में आ ही नहीं रहे थे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसी तरह से आप लोगों के साथ हो। आप अचानक एग्जाम का डेट आए, अचानक पढ़ना शुरू करें और जैसे एग्जाम देने जाएं तो वो प्रश्न आपको बिल्कुल ही याद ना आए। तो आप क्लास को अस्थायी रूप से बने रहें, जानते रहें, समझते रहें, तब जाके वो फिर वही वाली कहावत आ गई कि आग लगे तो कुआं खोदा जाएगा पानी के लिए। तो आप ये काम करेंगे तो वाकई में सफल नहीं होंगे। और चाहते हैं कि सफल होना है तो पहले से कुएं की व्यवस्था कर लीजिए कि आग कभी भी लगेगी कुएं से पानी निकाल के बुझा देंगे, और प्यास भी लगी रही तो कुएं से पानी निकाल के पी भी लेंगे और खेत में सिंचाई भी कर लेंगे, बहुतायत काम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बुद्धि के जो सिद्धांत हैं। अगला सिद्धांत है समूह कारक। समूह कारक। अच्छा, ये समूह कारक सिद्धांत का एक और नाम है। क्या नाम है? प्रश्न आपसे पूछ दे कि जो समूह कारक सिद्धांत है इसका मतलब अलग अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे संघात्मक सिद्धांत। ये संघात्मक सिद्धांत को दिया किसने है? समूह कारक सिद्धांत को और संघात्मक सिद्धांत को दिया किसने है? दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। तो वही समूह कारक कहिए या संघात्मक सिद्धांत कहिए। तो आप बताइए कि इस सिद्धांत को दिया किसने? प्रश्न मेरा यही है कि सबसे पहले समूह कारक का अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे संघात्मक सिद्धांत है। प्रश्न मेरा दूसरा ये है कि समूह कारक चाहे संघात्मक सिद्धांत को दिया किसने, किस मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया है? तो जल्दी बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया है, बताइए बताइए भाई। थ्रस्टन, नाम सुने होंगे, थ्रस्टन ने ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो बुद्धि का सिद्धांत है उसमें ये समूह कारक या संघात्मक सिद्धांत लेके आए। बुद्धि के सिद्धांत में ये किन सिद्धांतों को विरोध करके किन दो सिद्धांतों का, चाहे किन सिद्धांतों का ये विरोध करके, चाहे इन दोनों सिद्धांतों में सुधार करके, सुधार करके, चाहे उनमें मॉडिफिकेशन करके, किस सिद्धांतों का इन्होंने सर्वोपरि विरोध किया? तो विरोध में लिखिएगा विरोध सिद्धांत का। विरोध कौन सा सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया, ये बताइए कौन से सिद्धांत का? द्विकारक और बहुकारक। द्विकारक, त्रिकारक, कहिए आगे इनका एक और सिद्धांत है त्रिकारक और बहुकारक। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत का ये क्या करते हैं,
विरोध करते हैं, विरुद्ध हम लिखे हैं विरोध, विरोध, इस सिद्धांत का ये विरोध करते हैं। इन दोनों सिद्धांतों का जब विरोध करते हैं तो थ्रस्टन महोदय तो ये सिद्धांत लेके आते हैं कि इन दोनों सिद्धांतों में तो ये चीज़ें कही जा रही हैं कि बहुत सारी बीमाएँ होती हैं, बहुत सारे कणों के मिलकर बुद्धि बनी होती है। ये क्या कहते हैं कि जो बुद्धि है समूह कारक, ये 7 कारकों से मिलकर बनी है। जो बुद्धि है कितने कारकों से, तो ये कहते हैं 7 कारकों से मिलकर बुद्धि बनी है, बुद्धि बनी है। 7 कारकों से मिलके क्या बनी है। अगर फैक्टर पूछ दे आपसे कि कितने फैक्टरों में पदानुक्रमिक का सिद्धांत है, पदानुक्रमिक कह रहे हैं, समूह कारक का सिद्धांत है, तो आप कहेंगे 7 कारकों में विभाजित किया गया है ये समूह कारक। जो थर्स्टन ने उन 7 का नाम पूछते हैं तो वो बताइए, एक लाइन से लिखते चलते हैं, एक लाइन से लिखते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब उन 7 का हमको नाम बता दीजिए। ये 7 है ना, तो 7 कारकों का एक एक करके नाम बता दीजिए। जो समूह कारक हैं, थ्रस्टन महोदय कहते हैं कि जो बुद्धि का निर्माण होता है सिर्फ 7 कारणों से। भाई बुद्धि का निर्माण तो अनंत कारणों से मिलकर होता है, लेकिन इनके अनुसार, किनके अनुसार, थ्रस्टन के अनुसार ये कहते हैं जो समूह कारक हमने बनाया है उसमें केवल और केवल 7 कारकों के मिलकर ही सिर्फ बुद्धि का निर्माण होता है। वो 7 कारक कौन कौन से, एक एक करके हमको बताते चलिए। पहला है संख्यात्मक, संख्यात्मक कारक। पहला पे क्या लिख दिया हमने, संख्यात्मक कारक। भाई पहली जो चीजें हैं संख्यात्मक कारक चाहे संख्यात्मक योग्यता, कारक तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कर ले रहे हैं योग्यता, और बढ़िया लगेगा। संख्यात्मक योग्यता, जो सबसे पहला कारक है वो संख्यात्मक योग्य। दूसरा है शाब्दिक योग्यता, दूसरा जो कारक है इसका शाब्दिक योग्यता। तीसरा है स्थानिक योग्यता। चौथा बताइए, आप बताइए, चौथा आप बताएंगे, चौथा कौन सा है। शाब्दिक योग्यता। पांचवा क्या है, तार्किक योग्यता। छठा क्या है, छठवां योग्यता कौन सा है इनकी, स्मृति योग्यता। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। ये 7 के 7 कारक हैं और इन 7 के 7 कारकों से मिलके बुद्धि का निर्माण हुआ है। सबसे पहले मैं एक बार और दोहरा दूं, शायद किसी को न दिख रहा हो तो एक बार अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लेगा। जिसको न समझ में आया, न सुनाई दे रहा हो, मैं एक बार बोल के बता दे रहा हूं। संख्यात्मक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता 2 बार हो गया। शब्द प्रवाह, अच्छा यहां पे देखिए, ये शब्द प्रवाह है, शब्द प्रवाह योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता है। तो ये चौथे नंबर पे है शब्द प्रवाह योग्यता। तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता,
स्मृति योग्यता 6वें नंबर पे, और सबसे लास्ट में है प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। ये चीजें सातों से मिलके समूह कारक का निर्माण होता है। इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जिसको कह सकते हैं NVSWRMP। NVS क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल, वर्बल और स्पेक्चुअल। स्पेक्चुअल कह सकते हैं, उसके बाद से फिर वर्बल कह सकते हैं, फिर आर, फिर इसको वर्बल कह सकते हैं, फिर आर को रीजनिंग कह सकते हैं, यम कह सकते हैं स्मृति को, और प्रत्यक्ष का प्रैक्टिकली कह सकते हैं। तो ये देखिए एक फार्मूले के द्वारा भी सीख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से। SVN SBS, ठीक, SVS NVS, हम यस भी कह रहे हैं, न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पेक्चुअल, फिर वर्बल, फिर रीजनिंग, मेमोरी, प्रैक्टिकल, ये इसके फुल फॉर्म हैं। और इनका एक एक वर्ड, जो पहला वर्ड है उन्हीं को रखा गया है, NVSWRMP। ये सारी की सारी योग्यताएं हैं जो आपको दिख रही हैं। संख्यात्मक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। इन सारी योग्यताओं से मिलके ये समूह कारक का निर्माण होता है। अब एक एक की बस व्याख्या करते चलते। इसमें क्या कार्य होता है? संख्यात्मक योग्यता में क्या कार्य होता है? इसमें अंक पहचानने की क्षमता होती है भाई, जिसके अंदर अंक को बहुत अच्छे से जान लेता है, समझ लेता है। अंक पहचानने की क्षमता, भाई जो सबसे बढ़िया अंक को जानता है, समझता है और बहुत जल्दी अंकों के बारे में, जोड़ घटाना, गुणा भाग और भी अन्य तरह के प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से। अंकों पे उसका इतना अच्छा कमांड होता है कि बिना पेज और पेन छुए ही बहुत सारे प्रश्न, गणितीय संरचनाओं को, बहुत सारे गणितीय कार्यों को वो चुटकियों में सॉल्व कर देता है। उसके अंदर बुद्धि की कौन सी योग्यता सबसे ज़्यादा होती है? तो संख्यात्मक योग्यता सबसे ज़्यादा जिसके में रहेगी, वो अंक पहचानने की, अंकों के द्वारा उसको खेलने की, अंकों के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होगी बहुत तेज होगी। दूसरा है शाब्दिक योग्यता, यानी शब्द को पहचानने की, शब्द पहचानने की क्षमता। भाई जिसके अंदर शब्द, भाई छोटे छोटे शब्द होते हैं, दो सब वर्णों से मिलके, 3 वर्णों से मिलके, 4 वर्णों से मिलके, तो वो शब्दों को बड़ा जल्दी क्विक करता है कि ये यही लिखा हुआ है, ये शब्द यही लिखा हुआ है, ये इसका यही वर्ड है, यही इसकी मात्रा है। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार के शब्दों में लिखने में उसको त्रुटि नहीं होती है। उसके अंदर वो क्षमता होती है कि शब्दों को वो पहचान लेता है कि ये यही लिखा हुआ है, ये यही होगा, इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। ये शब्द पहचानने की उसके अंदर, जिसके शाब्दिक योग्यता जिसके अंदर होगी, वो शब्द को बहुत अच्छे से जान लेगा, समझ लेगा, पहचान लेगा। अब तीसरे पे आते हैं स्थानिक योग्यता। स्थानिक योग्यता क्या होती है भाई? स्थानिक योग्यता क्या होती है? तो इसमें कहा जाता है कि कल्पना करने की योग्यता, कल्पना करने की क्षमता। भाई ये तो आजकल के युवा पीढ़ियों में बहुत ज़्यादा इस तरह की कल्पना करने की क्षमता पाई जाती है। यहीं से बैठे बैठे बिना वीज़ा पासपोर्ट के अमेरिका पहुंच जा रहे हैं, यहाँ से बैठे बैठे जिससे मिलने जाना उससे मिलने के चले आ रहे हैं, अपने दोस्तों के वहाँ पार्टी करने जानी है तो यहाँ से बैठे बैठे पहुँच जा रहे हैं। इस तरह की काल्पनिक क्षमताएँ, कल्पना करने की क्षमता उनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। यानी ये किसी चीज़ को सोच के, काल्पनिक सोच के कि ये चीज़ें इसको ऐसे ऐसे हों और ये चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, और बढ़िया होंगी, ये कार्य ऐसे किए जाए तो ये कार्य इतने अच्छे ढंग से होंगे। तो वो क्या होगा? कल्पना करना। जैसे स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न में कभी आप राजा बन जाते हैं, कभी चोर बन जाते हैं, कभी डाकू बन जाते हैं, कभी ईमानदार व्यक्ति, कभी कुछ भी, बहुत पता नहीं क्या क्या रोल सपनों में आप बन के निभा लिए होंगे। तो वही कहता है कि जिसमें जिस तरह की कल्पना करने की क्षमता होगी वो बुद्धि क्या कहलाएगी? स्थानिक योग्यता जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगी, वो कल्पना को इतने बेहतर ढंग से करेगा, इतने अच्छे ढंग से बताएगा कि क्या बताएं। शब्द प्रवाह यानी बोलने की अटूट क्षमता, बोलने की क्षमता कह सकते हैं, बोलने की
क्षमता, बोलने की क्षमता। भाई ये शब्द प्रवाह में क्या कहता है, बोलने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। यानी कोई व्यक्ति होगा ना, पढ़ा लिखा नहीं होगा, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन उसके बातचीत के तरीके से आप बिल्कुल नहीं कह पा सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो किस प्रकार की उसके अंदर बुद्धि पाई जा रही है, ये शब्द प्रवाह नाम की योग्यता उसके अंदर पाई जा रही है, जिससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। आप उसके भाव बातचीत धारा प्रवाह बोलने से आपको लग रहा होगा बहुत पढ़ा लिखा, उस ज्ञान को बहुत जानता है, बहुत सारे लोगों से उसका संबंध है। किस माध्यम से? क्योंकि उसके अंदर शब्द प्रवाह नाम की योग्यता पाई जाती है, जिससे वो बोलने की जो क्षमता होती है वो बहुत दृढ़ होती है। ठीक, अब बात करते हैं तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता में क्या करता है भाई? तार्किक योग्यता में वो क्या करता है? तार्किक योग्यता में जिसके पास होगी वो क्या करेगा भाई? तर्क करने की सबसे ज्यादा क्षमता होगी। तर्क करने की क्षमता, यानी तार्किक योग्यता में क्या कह रहा है कि इसके पास क्या होगा? तर्क करने की। भाई कोई बात लॉजिकली ना तर्कों के माध्यम से समझाया जाता है। कोर्ट में जो बहस होती है, कोर्ट में जो दलीलें दी जाती हैं, वो एक तर्कों के माध्यम से दी जाती है। आप कोई बात कह रहे हैं और अपने तर्कों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये चीज़ें सही हैं, ऐसे हुआ है, देखिए इस समाज में इस तरह से हुआ है, आप अपना तर्क दे रहे हैं। कोई वहीं पे कुतर्क दे रहा है, जबरदस्ती बतिया रहा है कि नहीं 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 आप भले से हम सही हो, लेकिन वो कुतर्क देते चला जा रहा है, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो अपनी बात को आप पे ऊपर थोपता चला जा रहा है। तो वो तर्क नहीं। तर्क करना एक स्वस्थ प्रतियोगिता होती है, जिसमें आप अपनी बातों को तर्कों के माध्यम से रखते हैं और तर्कों के माध्यम से बताते हैं। नियम कानून उसकी संरचना होती है। जो आप कोई गणित का ही सवाल ले लीजिए, किसी भी सूत्र को के माध्यम से आप बताते हैं ना, ये ऐसे ऐसे सूत्रों के माध्यम से इस सवाल को ऐसे सिद्ध किया गया है, ये फार्मूला जो बना है इसको ऐसे ऐसे करके ये फार्मूला बना है, तो वो तर्क है। लेकिन कोई आके उसको अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से, ना उसको विज्ञान मानता है, ना साइंस, ना विज्ञान मानता है, ना गणित मानता है, ना कहीं किसी ने सिद्ध किया। आप अपने ट्रिक बना सकते हैं, आप अपने सवालों को अपने ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बीएससी कर रहे हो, उसमें आप ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे सवालों को हल करेंगे क्या? ट्रिक वहां पे मानी जाएगी क्या? ट्रिक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मानी जाएगी। यानी जिस व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता होगी, उसके अंदर तार्किक योग्यता पाई जाएगी। अब बात करते हैं स्मृति योग्यता। स्मृति योग्यता को भाई याद करना, याद करने की क्षमता, याद करने की क्षमता। भाई जिसके अंदर याद करने की जो क्षमता होगी, उसके अंदर ये स्मृति नाम की योग्यता पाई जाएगी। आप कोई भी बातें, कितनी भी बड़ी बातें होंगी, वो आपको याद हो जाएंगी। यानी आपको याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। जब भी जो चीज़ें भी कुछ भी बताई जाती है, समझाई जाती है, बोली जाती है, आपको उसका समझने का तरीका नहीं पता है, क्या कह रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। 3 इडियट मूवी में जो चतुर रामलिंगन वाला जो रोल निभाया गया था, वो किस बेस पे था? मेमोरी लेवल पे ही था। उसको पढ़ना लिखना समझना नहीं आता था, लेकिन किताब को एकदम लाइन बाय लाइन, पेज वाइज बता सकता था वो कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस किताबों को उसने इतना रट लिया था। उसके अंदर कौन सी क्षमता पाई जाती? यानी बुद्धि की स्मृति नाम की योग्यता उसके अंदर पाई जाती थी, जिससे वो किसी भी चीज को सिर्फ याद करने पर बिलीव करता था, न कि समझने पर। तो इसमें भी वही बात है, कोई भी चीज किसी भी तरीके से याद कर ली जाएगी, किस रूप में? स्मृति योग्यता के रूप में। और लास्ट में ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता क्या होती है? प्रत्यक्ष, तुरंत उत्तर देना भाई, तुरंत उत्तर देना, तुरंत उत्तर देना। भाई बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वाइवा में आप जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? किसी वाइवा में आप गए तो वहां पे हमको क्या करना होगा? कौन सी बुद्धि हमारी काम करेगी? इन 7 में से हमारी कौन सी बुद्धि काम करेगी? आप कहिए कि सारी की सारी बुद्धि हमारे अंदर काम करनी चाहिए किसी वाइवा में, लेकिन इन 7 में से सबसे इंपॉर्टेंट, करनी तो सारी की सारी चाहिए, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो हमारी बुद्धि काम करनी चाहिए, ये प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। यानी कोई भी प्रश्न पूछा गया हमसे तो उसका हम तुरंत उत्तर दें, तुरंत उत्तर दें।
ये नहीं कि बस पटाए रह जाएं और अपने उत्तरों को न दें। यानी हमको कोई प्रश्न आ रहा है, चाहे उत्तर आ रहा है, चाहे सही चाहे गलत, इसका उत्तर दे रहे हैं, तो ये किस तरीके का है, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता हमारे अंदर पाई जा रही है, तभी हम इस तरह के उत्तर आराम से दे पा रहे हैं। अगर प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता हमारे अंदर नहीं पाई जाती तो हमारी और आपसे बात होती, अंतःक्रिया हम किसी क्लास में पढ़ाने जाते तो क्या होता, हम पढ़ा नहीं पाते, बच्चे कुछ प्रश्न करते, हम उसका उत्तर नहीं दे पाते, चाहे हम कोई प्रश्न करते, बच्चे उत्तर नहीं देते। यानी बच्चों के और हमारे बीच कौन सी योग्यता पाई जा रही है, हमारे, तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता जिसके अंदर जितनी ज़्यादा अधिक रहेगी वो प्रश्नों का उत्तर उतना ही सुंदर ढंग से, उतने ही तेजी के साथ दे जाएगा। तो ये था समूह कारक, अभी समूह कारक का सिद्धांत। अब बात करते हैं भाई इसके अगले सिद्धांत की। समूह का ये इतना समझ लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है। आप किताब में देखेंगे ना तो किताबों में ये चीज़ें लिखी मिल जाएंगी, ये चीज़ें लिखी मिल जाएंगी, और इसका शॉर्ट फॉर्म, ये जो शॉर्ट फॉर्म है आपको मिल जाएगा, इस रूप में मिलेगा, N+V+S+W+R+M+P, इसी फार्मूले में मिलेगा। तो आप एग्जाम में इस तरह का फार्मूला आ जाए तो एक एक चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक। किसी को कोई कन्फ्यूजन, एक बार अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ इस तरह से, ठीक। नोट्स मुझे PDF आप लोगों को क्यों नहीं मिल पाता, इतने अच्छे से क्लास में सब कुछ बता दिया जा रहा है, लिखवा दिया जा रहा है, आप बस इतना काम नहीं कर सकते कि अपने हाथ से कुछ कॉपी पे बना के नोट करें। ये क्या विकलांगों की तरफ पड़े हुए हैं कि नोट PDF दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। अरे भाई आपके पास पेन है ना, कलम है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कहीं उस पर टिक बना के लिख लीजिए। काहे मुफ्तखोरी वाला काम कर रहे हैं कि भैया एक मोदी जी की तरह कि मोदी जी अन्न देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो हम नहीं कमाएंगे, ठीक। तो वो काम ना करिए, ये नोट्स इतने अच्छे ढंग से बन सकता है। आप बार बार PDF के लिए कह रहे हैं, अगर जो मैं बस बोलता रहता यहाँ लेक्चर भर देता रहता तो आप कह सकते थे। यहाँ पे देखिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं नोट्स इसका बना के दूँ आपको, हाँ आप खुद बना सकते हैं इतने आसान शब्दों में, ठीक। अब बात करते हैं इसके अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत कौन सा है, पदानुक्रमिक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, जल्दी बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला पदानुक्रमिक का सिद्धांत, जो अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक का सिद्धांत। बुद्धि का ये क्रमिक का सिद्धांत है बुद्धि का। इसमें क्या चीजें कही जाई हैं, सबसे पहले ये बताइए, पदानुक्रमिक का सिद्धांत दिया किसने, बर्ट एवं बर्नन ने, बर्ट एवं बर्नन ने, बर्ट एवं वर्णन, बर्ट एवं वर्णन ने पदानुक्रमिक का सिद्धांत दिया, ठीक। ये जानते रहिए, ये जो अगर प्रश्न एग्जाम में पूछे पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया तो आप कहेंगे बर्ट एवं वर्णन ने, ठीक। अब बात करते हैं ये सिद्धांत जो है किन दो सिद्धांतों का विरोध करके ये सिद्धांत बनाया गया। फिर देखिए विरोध आ गया, भाई विरोध कितने लोग कितना किया जाएगा, ये सिद्धांत किसका विरोध करता है आप बताएंगे, ये सिद्धांत किसका विरोध करता है। तो ये सिद्धांत बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत, ये सिद्धांत किसका विरोध करता है, बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समूह कारक बताया। अब वो विरोध करने के साथ कहता है कि हम आपका विरोध तो कर ले रहे हैं, ठीक, लेकिन किस रूप में, आपके एक एक पदों को हम समन्वित कर रहे हैं। यानी अब इन दोनों सिद्धांतों को वो जोड़ ले रहा है, यानी एक कहा जाए तो इस सिद्धांतों को दोनों को अब ये जोड़ ले रहा है।
जोड़ के, इन दोनों सिद्धांतों को जोड़ के एक नए सिद्धांत का ये जन्मदाता बनता है, जिसको पदानुक्रमिक का सिद्धांत कहते हैं। इन दोनों सिद्धांतों का विरोध करता है, विरोध करने के साथ इन दोनों के बीच क्या करता है, समन्वय कर देता है। इन दोनों सिद्धांतों का समूह कारक का समन्वय करता है, समन्वय। ठीक, इन दोनों सिद्धांतों का विरोध करने के बाद क्या करता है, इन दोनों सिद्धांतों का विरोध करने के बाद इन दोनों सिद्धांतों को एक मिला के समन्वय करता है। जो सिद्धांत बताते मानवीय योग्यताओं का एक क्रम बनाना, यानी ये बताता है कि जो मानवीय योग्यताएं हैं, मानवीय योग्यताओं, मानवीय योग्यताओं का एक क्रम, जो मानवीय योग्यताएं होती हैं उसका कहता है कि एक क्रम होता है, जिस क्रम के माध्यम से हम बुद्धि के बहुत सारे कार्यों को करते हैं। वो योग्यताएं किस तरह से कहता है कि सबसे पहले सामान्य कारक, सबसे पहले सामान्य कारक, उसके बाद क्या करता है, इसके अंदर सामान्य कारक के बाद क्या कहता है, मुख्य कारक। सामान्य के बाद क्या करता है, मुख्य कारक। उसके बाद क्या करता है, कौन से सिद्धांत को जोड़ता है ये, लघु समूह कारक। कहता है एक छोटा भी समूह होता है, यानी लघु समूह कारक। फिर ये और सिद्धांतों को इसमें जोड़ता है। वो कौन सा सिद्धांत होता है लघु कारक के बाद, ये कहता है विशिष्ट कारक। ये किसको जोड़ता है, विशिष्ट कारक को, विशिष्ट कारक। इस तरह के कारकों को ये जोड़ के एक क्रम में अरेंज करके सबसे पहले कहता है बहुत सारी चीज़ों में हमको सामान्य कारक की ज़रूरत पड़ती है। जब सामान्य कारक की हमारी चीज़ें पूर्ति हो जाती है सामान्य कारकों से, तो सामान्य कारकों के बाद हमको मुख्य कारक जो चाहिए वो मुख्य कारक। सामान्य कारक क्या होता है भाई, हमको रोटी कपड़ा मकान, यानी हंसना रोना चिल्लाना गाना होना, ये क्या है हमारे लिए सामान्य कारक। मुख्य कारक भाई हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो हमारे लिए मुख्य कारक है। लघु समूह कारक भाई हमको किसी न किसी समाज में रहना है तो उसके साथ व्यवस्थित होना है। ठीक, उस समाज में हमने अपनी जगह बना ली, समाज में हमको कुछ न कुछ करना है, उसके लिए हमको विशिष्ट योग्यताएं होनी चाहिए, यानी विशिष्ट कारक करेंगे तो समाज को हम अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये विशिष्ट कारक हो गया। तो इस तरह से वर्ट एवं वर्णन कहते हैं कि मानवीय योग्यताओं का एक क्रम है, जो मानवीय योग्यताओं के क्रम को एक एक करके वो बताते हैं कि इस तरह से हैं। अब इसको समझाने के लिए बाकायदे एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक, एक ग्राफ बनाते हैं। आप ग्राफ को देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि ये जी कारक है, यानी सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। जी कारक मतलब सामान्य कारक। इसको कहते हैं दो रूपों में ये विभक्त कर देते हैं। ठीक, दो रूपों में, ऐसे, ऐसे। ऐसे विभक्त कर लेता है। ठीक, इस रूप को कहता है, यहां वाले रूप को, यहां वाले रूप को क्या कहता है भाई, क्या कहता है, वी संबंधे ईडी, वी संबंधे ईडी। ध्यान से देखते रहिएगा। और यहां क्या कहता है, के संबंधे एम, के संबंधे यम, यानी जो जी कारक है, सामान्य कारक है, वो इन दो, जो जी कारक के दो भेद होते हैं, वी संबंधे ईडी, के संबंधे एम। ठीक, तो इनको क्या कहता है भाई, मुख्य कारक। इनको क्या नाम देता है, मुख्य कारक, मुख्य कारक। और फिर आपके दिमाग में ये चीजें अब चल रही होंगी कि वी क्या है, ईडी क्या है, और के क्या है, एम क्या है। ठीक, ये चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो V मीन्स वर्बल, यानी शाब्दिक। V मीन्स वर्बल, यानी
वी मीन्स वर्बल यानी शाब्दिक, ईडी मीन्स शैक्षिक यानी शैक्षिक, शैक्षिक। ईडी मतलब एजुकेशन कहते हैं ना, तो वही ईडी मतलब एजुकेशन। वी मीन्स वर्बल यानी जो सामान्य कारक है उसके साथ वर्बल और शैक्षिक योग्यता का 2 विभाजन होता है। फिर अब के क्या होता है भाई? के यानी काइनेटिक। के मतलब काइनेटिक। काइनेटिक को क्या कहते हैं? गतिक। काइनेटिक को क्या कहते हैं? गतिक। के मतलब काइनेटिक, काइनेटिक मीन्स गतिक। और यम मतलब क्या होता है? मेजर। यम मतलब मेजर। इसको क्या कहते हैं? आर्मी वाला मेजर नहीं भाई, आर्मी वाला मेजर नहीं। यम मतलब मेजर यानी यांत्रिक योग्यता, यानी यांत्रिक। अब यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जो सामान्य कारक है वो केवल जी है, और मुख्य कारक के रूप में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? शाब्दिक रूप दिखाई दे रहा है, शैक्षिक रूप दिखाई दे रहा है, गतिक रूप दिखाई दे रहा है, यांत्रिक रूप दिखाई दे रहा है। ये चारों। अब इनकी बात आती है, जो ये छोटे छोटे 3-3 लाइनें खींची हुई हैं, ये कहता है ये क्या कह रहा है? तो इनको कहता है, देखिए, लघु समूह कारक। वहाँ पे ग्राफ बना होगा, देख लीजिए। लघु समूह कारक यानी जो हमारे लघु समूह हैं, जिस समुदाय में हम रहते हैं, वो समुदाय हमारा लघु कारक। यानी हम कहीं उड़िया बोलते हैं, कहीं हिंदी बोलते हैं, कहीं तमिल बोलते हैं, कहीं बंगला बोलते हैं, कहीं सिक्किमी बोलते हैं, ये कहीं अंग्रेजी बोलते हैं, कहीं संस्कृत बोलते हैं। तो वही लघु हमारा समूह है। जो हमारा ये समाज है वो छोटे छोटे कारकों के माध्यम से विभक्त है। अब ये कहता है इनको चलाने के लिए हमको, ये सारे इनको सबको चलाने के लिए हमको विशिष्ट कारक की आवश्यकता पड़ेगी, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। विशिष्ट, सब अपने अपने में विशिष्ट होते हैं ना, तो वही कह रहा है विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक को कैसे बनाता है ग्राफ? ऐसे बना लेता है। ये यहाँ से टच नहीं करता है, वो कहता है कि भाई लोग अपनी अपनी जगहों पे अपनी आवश्यकता, अपनी सुविधा के अनुसार बसे हुए हैं, और उनमें अपनी अपनी विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। क्या अपनी अपनी विशिष्ट योग्यताएं? कोई बहुत अच्छा मैथमेटिक्स हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया वक्ता हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया नेता हो सकता है। मतलब उसके अंदर विशिष्ट प्रकार की योग्यताएं हो सकती हैं, और वो क्या करते हैं? ये विशिष्ट योग्यता वाले बहुत सारे लोगों के समूह से आते हैं। उस समूह से आने के लिए क्या होना चाहिए हमको भाई? सबसे पहले हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। शाब्दिक योग्यता होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, गतिक ऊर्जा होनी चाहिए, यानी गतिक जो भी कार्य हम करते हैं एक गतिशील भाव में करें। यांत्रिक मतलब कुछ चीज़ों को हमको विशेष तौर पे भी जाना जा सकता है। और इन सबों को पाने के लिए सबसे पहले हमको जी कारक यानी हमको रोना, हंसना, चिल्लाना सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए मुख्य कारक के रूप में, यानी हमको मुख्य कारक के रूप में ये सारी चीज़ें चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान। और रोटी, कपड़ा, मकान के लिए क्या चाहिए भाई? शाब्दिक योग्यताएं, शैक्षिक योग्यताएं, गतिक योग्यताएं, आंतरिक। और इनको पाने के लिए हमको लघु समूह यानी छोटे छोटे समुदायों में हमको विभक्त होना पड़ेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, और ये डायग्राम आप बना लेंगे, आपको इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि बस आपको लगेगा कि हलवा है भैया। डायग्राम कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और पदानुक्रमिक सिद्धांत में प्रश्न किस तरह से पूछता है? किन 2 सिद्धांतों का ये समन्वय करके इस सिद्धांत का निर्माण किया गया है? तो आप कहेंगे बहुकारक और समूह कारक के जो सिद्धांत है उनका समन्वय करके इनका पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किया गया है। फिर अगला प्रश्न पूछेगा कि किस तरह का इसमें पदानुक्रमिक है, किस तरह के क्रम को इसमें व्यवस्थित किया गया है? तो आप कहेंगे कि सबसे पहले सामान्य कारक आता है, उसके बाद मुख्य कारक आता है, उसके बाद लघु कारक, लघु समूह कारक आता है, उसके बाद विशिष्ट कारक आता है। फिर कहता है कि हमको वो चीज़ बता दीजिए कि जो सामान्य कारक है उसको क्या, किस चीज़ों से आप डिनोट करते हैं? इंग्लिश का कोई वर्ड दे देगा, तो ये दे देगा बड़ा वाला जी, छोटा वाला जी। तो आप कौन वाला बड़ा करेंगे, कैपिटल जी या स्मॉल जी? तो यहाँ पे आप स्मॉल जी को ही रखिएगा, ठीक, ध्यान रहे। कैपिटल जी होगा गलत हो जाएगा। यहाँ सामान्य कारक। फिर कहेगा वी और ई डी। वी कहाँ से ले लिया? क्योंकि आपने समूह कारक के अंतर्गत 7 योग्यताओं को पढ़ा है। उन 7 योग्यताओं में वर्बल योग्यता थी ही। ईडी मतलब एजुकेशन को इसने ले लिया, काइनेटिक गति को उसने ले लिया, मेजर
यानी यांत्रिक ऊर्जा को भी उसने, यांत्रिक कार्यों को भी, यांत्रिक व्यवहार को भी इसने उसमें सम्मिलित कर लिया। तो इसको मान लिया ये मुख्य कारक। अब लघु समूह भाई, हम छोटे छोटे समुदाय, छोटे छोटे समाज, छोटे छोटे कार्यों में हम विभक्त रहते हैं। अब हम उनको विभक्त होने के बाद हमको क्या करनी है, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना है, तो वो क्या होगा, विशिष्ट कारक के अंतर्गत आएगा ही आएगा। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बिल्कुल ये क्लास नहीं समझ में आई होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं। कमेंट के माध्यम से आप एक बार बिल्कुल बताएं। व्हाट्सएप वाला जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें जाएं, उस पर कमेंट करें, बिल्कुल आपका निराकरण किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।